हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है। आज हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो, सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा देना। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपका कोई डाउट या कोई एल्गोरिथम या क्वेश्चन कोई सॉल्व करूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग और क्वेश्चन के साथ मुझको लिख देना। एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो भी मैं डालती हूँ सबके, आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको सारे कोड्स चाहिए तो आप मेरे गिटहब अकाउंट से जाके वो ले सकते हो। मैं दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हमारा अगर कोई भी हमें प्रोग्राम दे रखा है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से उसमें हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकें। सबसे पहली चीज़, उसके अंदर हमारे कितने लूप्स रन हो रहे हैं, हमें लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। फिर उसमें हमारे फंक्शंस क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, हमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। अब इस वाली वीडियो में आज हम काफ़ी तरीके के लूप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी भी लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अब लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहली बात, वो लूप रन कितनी बार हो रहा है। दूसरी बात कि वो जो एक लूप है वो एक आइट्रेशन में कितना काम कर रहा है। तो जो टोटल टाइम होगा उस लूप का, तो जो उसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लूप की, वो होगी जितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस काम कर रहा है इनटू वो एक आइट्रेशन में कितना काम कर रहा है। अब हम कुछ इन एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हैं। इसमें जो हमारा आई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n तक जाएगी। एंड हमेशा जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो पहले होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, और ऐसे हम करते करते जाएंगे n तक। तो अप्रोक्सीमेटली n+1 वैल्यूज होंगी हमारी आई की, मतलब n+1 टाइम्स जो मेरा ये है वो रन करेगा। एंड एक आइट्रेशन में वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ मेरे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ काम कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया, n+1 इंटू कॉन्स्टेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इस वाले का, इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n। अब आते हैं अगले पे। यहाँ पे जो था +1 था, अब यहाँ पे क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। अब इसमें जो है 0 को मैं कर देती हूँ 1। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है आई की 1 से जाएंगी n तक। अब वो कैसे होगा, पहले होगा 1, फिर होगा 2 टू द पावर 1, फिर होगा 2 टू द पावर 2, फिर होगा, ऐसे करते करते हम ना जाएंगे n तक। n को मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी कुछ 2 की पावर ही होगा क्योंकि जीपी सीरीज है। तो n को सपोज 2 टू द पावर k, तो सपोज k वैल्यू 2 टू द पावर k तक मेरा n आ जाता है, ये लास्ट वैल्यू होगी जो इसके अंदर जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा 2 टू द पावर k है वो इक्वल टू होगा n के, क्योंकि जैसे मैं k+1 करूंगी वो n से बड़ा हो जाएगा। ये एग्जैक्टली भी इक्वल हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो हम इसको इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हुए दोनों साइड लॉग लेंगे तो आ जाएगा हमारा log n बेस 2। सो ये जो है ये है मेरी टाइम, ये है नंबर ऑफ आइट्रेशन जो मेरा लूप ले रहा है। अब जो काम कर रहा है वो ये लूप वो है कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ मेरे आई को कर रहा है मल्टीप्लाई। तो हमारा टोटल कितना हो गया, ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस इनटू कांस्टेंट, तो हमारा टोटल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log n। सो इस वाले की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या है, यहाँ पे हम जा रहे थे 1 से लेके n तक और मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से। इसमें है n से लेके 0 तक जा रहे हैं, बल्कि हम ग्रेट इक्वल्स टू 1, जो लास्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी, वहां तक जा रहे हैं। एंड हम i को डिक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 3 से। तो n से जाएंगे हम, जो लास्ट वैल्यू जो देख सकता है वो है 1, नहीं तो 1 से कोई बड़ी हो सकती है वो। एंड हर बार हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारी वैल्यूज क्या होगी, पहले होगा n, फिर होगा n/3, फिर होगा n/3²। और हम ऐसा कब तक करेंगे, n/3 की कोई पावर होगी k। एंड ये इक्वल किसकी होगी, हमारी 1 की। तो n/3 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी log n बेस 3। अब ना देखो, हम k को क्यों बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स ये काम कर रहा है। देखो यहाँ पे भी क्या था, पहले था 0 पावर 2 टू द पावर 0, फिर 1
2 3 ऐसे k तक। सो 0 से लेकर k तक मेरी वैल्यू रन हो रही है। तो टोटल हमारा k टाइम्स हमारा लूप चल रहा है, k या k+1 बात एक ही है। इसमें भी ऐसा है, सबसे पहले यहाँ पे था 3 to the power 0, फिर 3 to the power 1, और हम ऐसे कब तक करते गए k तक। तो हमारी कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड हुआ, 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, और फिर लास्ट में k तक। तो यहाँ पे भी हमारा k+1 टाइम्स हमारा लूप चल रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली हो गया ऑर्डर ऑफ k। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बार चल रहा है हमारा, ऑर्डर ऑफ n बाय बेस 3। एंड अंदर हर आइटरेशन काम कितना कर रहा है, कांस्टेंट काम कर रहा है। और वो काम क्या है कि वो सिर्फ मेरे जो i की वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट कर रहा है। तो log n इंटू सी होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ log n बेस 3। अब बात करते हैं इनकी। अब इसमें देखते हैं कि कैसे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। अभी हमने देखा कि जब 1 से n से लेके 0 तक जा रहा है डिवाइड बाय 3, तो नंबर ऑफ हमारे आइटरेशंस कितने होते हैं, log n बेस 3। अब हमको बस देखना है कि हर आइटरेशन काम कितना कर रहा है। अब देखो मेरे हर आइटरेशन के अंदर ना ये दो चीजें काम कर रही हैं, एक तो मेरा फंक्शन और एक ये। तो ये तो लेता है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, एंड जो मैंने दे रखा है कि जो मेरा फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है, हमें पहले से गिवन है, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो टोटल काम कितना होगा, n प्लस सी, क्योंकि पहले n को करेगा उसके बाद कांस्टेंट काम को करेगा। तो n प्लस सी हो गया मेरा टोटल अमाउंट ऑफ काम। अब हर इस आइटरेशन के लिए बार बार ये n प्लस सी वाला काम होगा, तो मेरा टोटल काम कितना हो गया, नंबर ऑफ आइटरेशंस इनटू हमारा नंबर ऑफ ये। तो ये तो और कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ n हो गया, और ये हमारा log n है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n log n बेस 3। तो यहाँ पे आ गया n log n बेस 3। ये वाला जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके लिए इसको हम ऑर्डर ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, इसमें भी देखो n से लेके 0 तक है, और जो हमारा डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन जो ये काम करेगा वो वापस आ गया हमारा log n बेस 3। अब देखते हैं इंटरनल कितना काम करेगा। इंटरनल क्या है, ये वाला काम। ये तो एक कांस्टेंट काम है, हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है ये वाला काम। अब ये वापस एक फॉर लूप है, तो इसको देखते हैं कितना होगा। इसमें देखो जो मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, 0 से लेके 19 तक, तो 20 बार लूप चल रहा है, और अंदर काम कितना कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 1। तो इनटू एक कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो ये हमारा पूरा एक कांस्टेंट ही तो है ना। अब हमारा अगर सपोज ये कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट 2 है, तो अंदर वाला काम कितना कर रहा है, ये वाला लूप प्लस ये वाला। तो जो फॉर लूप है वो काम कर रहा है कांस्टेंट 2 का, और ये जो i इक्वल्स टू i बाय 3 का है वो c1 का काम का। तो c2 प्लस c1 इसको मान लेते हैं c3। तो जो मेरा हर आइटरेशन में जो काम हो रहा है वो c3 अमाउंट का हो रहा है, नंबर ऑफ आइटरेशन से मेरी log n। तो जो मेरा आंसर हो गया c3 log n, जो कि होता है ऑर्डर ऑफ log n। एंड यहाँ पे हमारा जो बेस है वो है 3, तो log n बेस 3। अब बात करते हैं इस वाले की। इसमें हमारा जो आउटर लूप है वापस हमारा log n बेस 3 काम कर रहा है, हम पहले भी देख चुके हैं कैसे कर रहा है। अब देखते हैं इसमें ये जो काम कर रहा है कांस्टेंट एंड प्लस इसका काम। अब ये इसमें देखते हैं कितना काम कर रहा है। इसमें जो हमारा लूप है वो काम कर रहा है, रन करेगा n टाइम्स। हर बार जो होगा काम वो होगा ऑर्डर ऑफ 1 का। तो ये इंटरनल वाला जो ये वाला जो लूप है ये काम कर रहा है इतना। अब एक्सटर्नल वाला लूप एक बार में कितना करेगा, ये वाला प्लस कांस्टेंट। एंड ये एक्सटर्नल लूप चल कितने बार रहा है, log n बेस 3 टाइम्स। तो दिस इनटू दिस हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ n, और n प्लस कांस्टेंट हो जाएगा हमारा n। तो n इंटू log n हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस उसमें थोड़े से फर्क है। सबसे पहली बात, इस वाले में जो मेरा आउटर लूप था वो n से लेके 0 तक चल रहा था, और उसमें हम डिवाइड बाय 3 कर रहे थे। इसमें क्या है, 1 से लेके n तक चल रहा है, हम प्लस 1 कर रहे हैं। तो जो मेरा आउटर लूप है यहाँ पे वो कितना काम करेगा, सिंस 1 से लेके n है हमेशा प्लस 1 हो रहा है, तो जो वैल्यूज होंगी 1 2 3 करके n तक। तो हमारा जो ये है आउटर लूप के नंबर ऑफ आइटरेशंस है n। अब हमको कैलकुलेट करना है ये अंदर का काम। ये तो लेगा हमारा कांस्टेंट टाइम, हमको देखना है ये कितना काम करेगा।
अब देखो इसमें ना जो मेरा काम है वो बाहर आई की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे हमेशा एन टाइम्स काम करते थे, मेरी आई की वैल्यू कुछ भी हो। ये दोनों लूप आपस में डिपेंडेंट नहीं थे, बट इधर ही डिपेंडेंट है क्योंकि सबसे पहले आइट्रेशन होगी तो 0 से लेके 1 तक काम करेगा। उसके बाद मेरा जो आई है वो जाएगा 2, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो अंदर वाला फॉर लूप है वो 0 से लेके 2 तक काम करेगा। तो ऐसे हमें करते हैं, तो हमें इस वाले ऐसे फंक्शंस के लिए या फिर ऐसे लूप्स के लिए जिसमें जो आउटर इनर लूप्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें एक अलग अलग प्रोसीजर देखना होगा। अब इसमें जो हमारा इंटरनल लूप है वो हमेशा अलग नंबर ऑफ टाइम्स काम कर रहा है, तो हम देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है। तो जो हमारी आई की वैल्यू है सबसे पहले होगी 1, तो जो मेरा लूप चलेगा 0 से लेके 1 तक, एंड 1 के लेस देन है तो सिर्फ 0 के लिए चलेगा। तो जे की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, सिर्फ 0। इसके बाद जो मेरा आई है वो जाएगा 2, तो मेरा जो जे है वो 0 से लेके लेस देन 2 तक काम करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 1। फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे, ये हमारा इंक्रीमेंट करेगा तो हो जाएगा 3। अब जो हमारा 3 है n से छोटा है, एंड हम यहाँ पे जाएंगे तो वो करेगा 0 से लेके लेस देन 3 तक, तो 0 1 2। फिर वापस हम लूप से बाहर निकलेंगे, आई का हो जाएगा प्लस, आ जाएंगे 4। फिर वापस हमने चेक करा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 से लेके लेस देन 4, तो 0 1 2 3। फिर हमारा इंक्रीमेंट होगा। ऐसे करते जाएंगे कब, जब तक, अब ऐसे हम करेंगे बहुत सारे आइट्रेशन। अब एक आइट्रेशन में ना मेरी आई की वैल्यू जाएगी n, वो अभी भी ट्रू है, यहाँ पे आए 0 से लेकर लेस देन n, मतलब 0 से लेकर n-1 तक काम करेगा। फिर जब ये वापस इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा n+1, n+1 पे वो काम ही नहीं करेगा तो अब रुक जाएगा। अब देखो हमने क्या देखा, आई की हर वैल्यू पे जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं जे के वो अलग है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने इसका काम निकाल लिया और मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसके नंबर ऑफ आइट्रेशन से, ऐसे नहीं। अब देखो इसमें जो मेरा टोटल प्रोग्राम रन होगा वो कितने कैसे होगा रन, ये जो सारी जे की वैल्यूज है यही तो होगा ना, यही तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स है ना मेरा ये प्रोग्राम का आइट्रेशंस है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस है। क्यों, क्योंकि मैंने आई की हर वैल्यू के लिए खोल के देखा है कि कितना है। तो अगर मैं जे की इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लूं कि देखो सबसे पहली आइट्रेशन जब आई मेरा 1 था तो जे मेरा सिर्फ एक बार चला, फिर मेरा आई 2 था तो मेरा जे चला 2 बार, फिर मेरा आई 3 था तो जे चला मेरा 3 बार, फिर मेरा आई 4 था तो 4 टाइम्स, एंड जब ऐसे करते करते आई जब मेरा n है तो जे चला मेरा n टाइम्स। अगर मैं इन सबकी वैल्यूज प्लस कर लूंगी तो मुझे इकट्ठा पता चल गया कि मेरा टोटल ये दोनों लूप्स कितनी बार काम कर रहे हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज का सम कितना होगा, हमारा समेशन ऑफ n जो कि होता है n इंटू n प्लस 1/2, एंड n इंटू n प्लस 1/2 की जो वैल्यू होती है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम्स ये लूप्स रन कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ आइटरेशंस, एंड ये जो लूप है ये कितना काम कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 का, तो एक कांस्टेंट इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब इसका भी जो आंसर है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो हम अपने लूप्स को अनरोल करके देखते हैं जब मेरे आउटर और इनर लूप ना आपस में होते हैं कनेक्टेड, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी और या फिर हमको एक टाइटर बाउंड नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे था, ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से हमने देखा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर लूप्स की। अब इसके बाद जो वीडियोस आएगी हम उसके ऊपर हम अपने रिकर्सिव फंक्शंस का देखेंगे या फिर हम रेकरेंस रिलेशन का देखेंगे कि हम उसके रेकरेंस रिलेशन हम कैसे लिखते हैं रिकर्सिव फंक्शन के लिए, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का एक मेथड है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना था। थैंक यू।